हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में अब हम लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, या कहीं कहीं पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और एनसीईआरटी में आप उठाओगे तो ये चैप्टर नंबर 12 है। ओके, बट इस चैप्टर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। मतलब आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से लगाया है, वहां पे आपने पढ़ाई करी है एनसीईआरटी की कि नहीं करी है। बिकॉज एग्जाम्पलर में आपको कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके लिए आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो नीचे सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा पिन कमेंट, वहां पे आप रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपका पूरा सिलेबस वहां पर खुल के आ जाएगा। वहां पर आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट वहां पे अवेलेबल है, पूरा आपको मिल जाएगा, वहां से लगा सकते हो। फिर आपको एक और लिंक वहां पे मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जहां से आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट होगा। अगर आपने एनसीईआरटी लगा रखी है इस चैप्टर की तो आप आराम से एग्जाम्पलर बच्चों स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बिकॉज इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं और हमारी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं, अगर आप पिन कमेंट को नीचे बच्चों चेक करें तो क्लास 10th का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ कवर है। एनसीईआरटी तो आपको लेक्चर्स के बीच में मिलेगा और एग्जाम्पलर का हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, तो ये नए बच्चों के लिए बताया था। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आइए हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लें, ओके, और नोट करना शुरू करें। तो रिवीजन में सबसे पहले ये सर्कल क्या होता है। तो प्लेन में बच्चों आपके पास देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं प्लेन में। ठीक है, और इन बहुत सारे देखिए प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट में से किसी पॉइंट को फिक्स कर लो। इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे 6 पॉइंट पे ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाला इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, और ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ऐसे आपको सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है जो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमें क्या मिल जाता है, सर्कल मिल जाता है। ज्यादा अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप देखिए सर्कल, आप इसको अज्यूम करिए। ठीक है, ये तो एक फिक्स पॉइंट से प्लेन में इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमको सर्कल मिल जाता है। ठीक है, मतलब सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो ये तो बहुत बच्चों वाली चीज थी, सबको पता होगा। सर्कल का डेफिनेशन मैंने बोल दिया है, जिसको नोट करना है नोट भी कर सकता है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये बात हो गई। ठीक, अब जो पहला आपको पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है आपको सर्कमफेरेंस। ये फटाफट हम लोग यहाँ पर प्रूफ कुछ नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, फटाफट हम लोग बच्चों यहाँ पर रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है आपका 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, जहां पर r क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो बच्चों ये सर्कमफेरेंस का मीनिंग हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सर्कमफेरेंस का मीनिंग ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है। ठीक है, कोई आपके पास सर्कल है, जैसे कि हम आपको दिखाएं। अब ये देखिए, ये सर्कुलर शेप आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने एक धागा लेना है, धागा थ्रेड दो होता है। थ्रेड पे फेविकोल लगाओ और इसकी बाउंड्री पे ऐसे करके रखो, जहां से स्टार्ट करो वहीं तक थ्रेड लगा दो आप। तो आपने थ्रेड यहां से स्टार्ट किया और ऐसे लगा दिया फेविकोल से, और तुरंत उखाड़ लो उसको, और उखाड़ने के बाद स्केल पे ले जाके उसको मेजर कर लो। तो जो थ्रेड की लंबाई होगी, जो धागे की लंबाई होगी, वही क्या होगा, आपका सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी। यानी कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो जवाब है सर्कमफेरेंस सर्कल की ये बाउंड्री का लेंथ होता है। ठीक है, जिसको आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कभी कभी बोलते हो। ठीक है, सिंपल है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है फटाफट उसको देख लीजिए। जैसे कि आपके पास ये वाला सर्कल है, ठीक, आपके पास ये वाला सर्कल है, आपके पास ये वाला सर्कल है, कोई भी दुनिया का सर्कल है, चाहे ऐसा सर्कल जो आपके सोलर सिस्टम कितना बड़ा भी क्यों ना होता हो। ठीक है, कितना बड़ा भी सर्कल, यार मेरी ये देखो रिंग है, ये भी सर्कुलर शेप की है, चाहे मेरी रिंग हो, कोई भी दुनिया का सर्कल हो, तो एक खास बात ये देखने को मिलती है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस का अगर हम रेशियो लें किसके साथ, डायमीटर के साथ। किसके साथ, डायमीटर के साथ। ठीक है, तो हर बार क्या आता है, एक फिक्स नंबर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। बात समझो बच्चों, जैसे कि ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस हमने लिया, वही धागे से उसकी लेंथ मेजर कर ली, लेट अस अज्यूम। ठीक है, और ये रहा इसका डायमीटर। अच्छा, इतना तो पता होगा ना कि डायमीटर क्या होता है, एक तरीके का कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के एंड पॉइंट्स पे
सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइंग सेगमेंट क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। और जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है आपका? वो डायमीटर होता है। ठीक, अच्छा डायमीटर किसके इक्वल होता है? तो जवाब है डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि देखो ये सेंटर O है, ठीक है, O से लेके ये रेडियस इतना हो गया और O से लेके ये रेडियस इतना हो गया, तो R प्लस R कितना हो गया? 2R। तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया? 2R। तो ये सभी बच्चों को पता है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि आप दुनिया का कोई भी सर्कल ले लो, सर्कल के सर्कमफेरेंस का रेशियो निकाल लो किसके साथ? डायमीटर के साथ। तो हमेशा एक फिक्स नंबर आता है, दैट इज पाई, जिसकी वैल्यू आप देखते हो 3.14 भी होती है और कभी कभी 22/7 भी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये डायमीटर उधर चला जाएगा। ठीक, या फिर देखिए बात समझिए, अगर हम सर्कमफेरेंस को कैपिटल C से दिखाएं, सर्कमफेरेंस को कैपिटल C से दिखाएं और डायमीटर को अगर हम स्मॉल d से दिखाएं तो C/d का जो रेशियो है वो क्या होता है? पाई। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे बहुत बड़ा सर्कल हो चाहे बहुत छोटा सर्कल हो, अगर हम सर्कमफेरेंस की लेंथ मेजर कर लें और डायमीटर मेजर कर लें और दोनों को अगर हम डिवाइड लगा लें, मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर की लेंथ, सर्कमफेरेंस की लेंथ मतलब ये बाउंड्री की लेंथ अपॉन में डायमीटर की लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आता है? हर बार पाई आता है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, सर्कल दुनिया का कोई भी सर्कल हो। बात समझ में कि नहीं? अब इस d को उधर भेज सकते हो या फिर मल्टीप्लाइंग बाय d बोथ साइड। तो d से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, d से हमने लेफ्ट में, d से d कट जाएगा, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू क्या आ गया? पाई इंटू d। d की वैल्यू कितनी होती है? 2r। तो यहां रखेंगे 2r इंटू पाई क्या हो जाएगा? 2πr। तो इस तरीके से सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr, जहां पर r क्या होती है? रेडियस। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, ये आपको फर्स्ट थिंग रिवाइज करना था। और एक चीज याद रखेंगे सभी बच्चे कि जब आप सर्कमफेरेंस निकालोगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर r की पावर 1 है और 2π क्या है? कांस्टेंट है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है उसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर की पावर 1 या सेंटीमीटर की पावर 1, मतलब मीटर या सेंटीमीटर ही आएगी। जहां पर आप देखते हो एरिया का यूनिट क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हम लोग को पॉइंट पढ़ना है, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। मतलब समझो, देखो बच्चों, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे आपके पास। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो यहां पर पॉइंट O है, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, सपोज इसका रेडियस कितना है? R2। ठीक, और ये आपका सेकेंड सर्कल है, इसका रेडियस कितना है? R1। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो R1 इज ग्रेटर देन व्हाट? R2। और दोनों ही सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का ही सेंटर क्या है? O है। ये बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर O है और अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर क्या है? O है। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें कि ये सर्कुलर पाथ ये जो दिखाई पड़ रहा है, सपोज बच्चों ये कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसपे ऐसे गाड़ियां ऐसे चलती हैं, बाइक वगैरह चलती हैं, तो इसका एरिया कितना होगा? तो जवाब है भाई पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाँ भाई बताइए जरा, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा बताइए? पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर किसी सर्कल का रेडियस कितना है? R है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई R स्क्वायर। ये तो सबको पता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम निकालें एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए? क्या करेंगे? बाहर वाले सर्कल में से किसको माइनस कर देंगे? अंदर वाले को। यानी कि पाई बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? R1, तो पाई R1 स्क्वायर बाहर वाले का एरिया हो गया, पाई R1 स्क्वायर और माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, ये बाहर वाले में से हमने किसको माइनस कर दिया? अंदर वाले को। तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा सर्कुलर पाथ का। ठीक, अब इसी को बच्चों हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई जब आपका कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सही है। और कभी कभी आप यहाँ पर क्वेश्चन करते टाइम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताइए? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ये हो जाता है आपका सॉल्व करते टाइम R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सभी बच्चे नोट करते रहें, जिनको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं फॉरवर्ड करके क्वेश्चन भी देख सकते हो। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि मान लीजिए आप भूल चुके हैं फॉर्मूला वगैरह, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। एरिया ऑफ सर्कल तो आपने देख ही लिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। उसके बाद बच्चों जो हमें पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दें अगर, तो फटाफट बच्चों सेक्टर कैसे बनता है। तो सेक्टर को बनाने के लिए आपको कौन कौन जिम्मेदार होगा? आर्क और रेडियाई। ठीक है, कौन जिम्मेदार होगा? एक आर्क होना चाहिए आपके पास और प्लस आपके पास रेडियस का फुल फॉर्म, रेडियस का प्लूरल क्या होता है? रेडियाई। ठीक है, तो ये सेक्टर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा जरा, मान लीजिए सेंटर O है किसी सर्कल का, ये सेंटर क्या है? O है, सेंटर O है सर्कल का। ठीक है, तो ये देखिए 2 रेडियस आपको लेनी है कोई। ठीक है, ये देखिए जरा ध्यान से, तो ये हो गया आपका क्या?
पॉइंट ए और बी हमने दो पॉइंट लिए और ओ को ए से ज्वाइन किया और ओ को बी से ज्वाइन किया, तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या आपका सेक्टर है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सेक्टर को बनाने के लिए आपने देखा भाई ये रीजन पूरा क्या है सेक्टर, सेक्टर को बनाने के लिए आर्क ए बी जिम्मेदार है एंड 2 रेडियाई ओ ए एंड रेडियाई ओ बी, तो ये हो गया आपका सेक्टर। इसलिए मैं बोलता हूं कि सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आर्क प्लस रेडियाई। लेकिन सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, हाँ सेगमेंट को बनाने के लिए बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए, आर्क तो होना चाहिए और प्लस यहां पर 1 कॉर्ड होना चाहिए, 1 कॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा सेगमेंट हम आपको बना के दिखाते हैं। यहां पे मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, ठीक। अब यहां पे आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कॉर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट सेलेक्ट किए A और B, और ये देखिए ए बी एक कॉर्ड है। अब देखिए ये जो कॉर्ड ए बी है और ये आर्क ए बी है, इससे बाउंडेड जो रीजन है ये क्या कहलाएगा आपका सेगमेंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी में क्या होता है कि माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है, ये आपको माइनर सेक्टर दिख रहा है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है ये आपको मेजर सेक्टर दिख रहा है। अब ये बड़ा वाला छोटा वाला एक्चुअल में टेक्निकल नहीं है, तो ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आपने एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट अगर मेरा फॉलो किया हो तो वहाँ मैंने टेक्निकल डेफिनेशन बताया हुआ है, तो उन सब में अभी हम नहीं जाएंगे, अभी तो हम बेसिक फंडे पे ही बात कर रहे हैं। ये आपका कैसा सेगमेंट है, शेडेड वाला माइनर सेगमेंट, और ये जो बचा वाला हो गया ये क्या हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब ये जो बचा वाला है ये देखिए जो अनशेडेड है ये सेगमेंट क्यों है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ये जो बचा वाला है आपको व्हाइट कलर का जो पोर्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको भी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी। तो यहां पे भी देखिए जरा ये जो ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी कॉर्ड ए बी और आर्क 1 कॉर्ड और आर्क से बना है, तो ये भी क्या है सेगमेंट है, मेजर है, बड़ा है। ठीक, यहां पे देखिए जो व्हाइट कलर का आपको पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको मैं सेक्टर क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं सेक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको भी बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। ये देखो 1 आर्क ए बी एंड 2 रेडियाई ओ बी एंड ओ ए। भाई चेक करो ना, ओ ए ओ बी और ये आर्क से घेरा हुआ एरिया तो है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। अब यहां पर आपको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ना है। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपको पढ़ना है, तो बच्चों ये जो शेडेड रीजन है इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, लेट अस अज्यूम थीटा। कौन, ये जो मतलब हम बोलेंगे सेक्टर के सेंटर पे कोई एंगल बना है। अब ये सेंटर पे एंगल कैसे बनता है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ए और बी इस पे हाथ रखते हुए ऐसे सरकाते हुए अंदर ले जाना है, तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वही क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर। ओके, तो ये सेक्टर जो है सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। अब ध्यान से चेक करिए जरा कि जब ये फुल एंगल बनता था, ये फुल एंगल कितना होता है बताइए, ओ के अराउंड फुल एंगल कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए अगर फुल एंगल हो जाता 360 डिग्री के लिए तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए हमारे पास एरिया कितना है टोटल, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए एरिया कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, पाई आर स्क्वायर, और ये 360 नीचे चलाएगा 360, तो 1 डिग्री के लिए एंगल कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा एंगल के लिए एरिया कितना होगा, तो फॉर थीटा एंगल भाई चेक करो ना, 1 डिग्री के लिए इतना है, तो 2 डिग्री के लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, इसको थीटा से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको जब आप थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, क्या, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप भूल जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सोचना है फटाफट कि भाई 360 डिग्री ये पूरे के लिए एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो थीटा डिग्री के लिए कितना आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको हमने थीटा से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा जो शेडेड रीजन वाला है। ठीक, अब अगर आपको कोई बोले यहां पर क्या कि हमें ये तो आपने किसका एरिया निकाला है, माइनर सेक्टर का, ये शेडेड वाले का, अगर आपको मेजर सेक्टर का निकालना होता, मेजर सेक्टर का इसका, तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। ओके, कोई डाउट है। और यहाँ पे थीटा किस में होता है, डिग्री में, याद रखिएगा थीटा किस में होता है, डिग्री में, क्योंकि एंगल के आपके 2 यूनिट्स आपको क्लास 11th में पढ़ने जाके, एक तो डिग्री मेजरमेंट और दूसरा रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन अभी हमें क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो थीटा कोई भी हम डिग्री में ही लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कोई और कॉन्सेप्ट बचता है आपका। ओके, हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो कॉन्सेप्ट बच रहा है
वो है आपको एरिया निकालना है किसका, सेगमेंट का। तो ये सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, जो सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। अब आपको यहां पर दो चीजें दिख रही हैं, ध्यान से चेक करो। अगर हम बात करें यहां पे, चलो कोई पॉइंट पी ले लो, ठीक है, तो ओ ए पी बी ओ, 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 ये क्या है, ये सेक्टर है। लेकिन ए पी बी ए पी बी ए मतलब जहां से चले थे वहीं पे आ गए, ए पी बी ए, ये क्या है, ये आपका क्या है, सेगमेंट है, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलें कि भाई इस सेगमेंट का एरिया हमको बता दीजिए, तो आप बहुत सिंपल बोलोगे भाई एक काम करो, सेक्टर में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। तो यही काम हम क्वेश्चन में किया करेंगे। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, माइनर सेगमेंट का नाम क्या है आपका, ए बी पी ए, है ना, ए बी पी ए, मतलब जो शेडेड वाला रीजन दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, भाई इस पूरे में से क्या हटा दो, ट्राइंगल का एरिया। यानी कि क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर भी कौन सा, माइनर वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी ओ ए, ओ ए पी बी ओ ए, सही है ना, ओ ए पी बी ओ ए, और माइनस, यहां जगह नहीं है, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, दिख रहा है ना। इस पूरे में से किसको हटा दो, ट्राइंगल का एरिया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेगमेंट तो आपका कौन सा बचा, ये देखिए, ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है, हाँ, बाकी कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा होगा तो हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 में चलने से पहले आपको कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स दी रहती हैं, जैसा कि एग्जाम्पल जब आप लगाते हो तो पता है। तो यहाँ पे हमको सैंपल प्रॉब्लम 1 और सैंपल प्रॉब्लम 2 दिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सैंपल प्रॉब्लम 1 कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर, ठीक है। तो बच्चों पेरीमीटर को अगर मैं पी से दिखाऊं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। यानी कि पेरीमीटर जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। और सर्कल का रेडियस आप कहां से पता करेंगे, एरिया की हेल्प से। तो एरिया आपको कितना गिवन है यहाँ पर, ए का मतलब एरिया, एरिया कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, हाँ, तो एरिया का फॉर्मूला आपको अगर पता है तो एरिया की जगह आप एरिया का फॉर्मूला रख दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जस्ट एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला रखिए, इज इक्वल्स टू 154। अब यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज और सभी स्टूडेंट ध्यान दें, एनसीईआरटी एग्जामिनर आपको बोलता है, क्या बोलता है, आपको बोलता है, सुन लीजिए, बोलता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द वैल्यू ऑफ पाई इज टू बी टेकन एज 22/7। मतलब जब तक बोला ना जाए, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, तभी हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। अदरवाइज जब तक बोला ना जाए तब तक आपको हर बार पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। ये बात हमें एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू निकालनी, तो डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड। तो देखिए पाई से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और पाई से हमने राइट में डिवाइड लगाया, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 अपॉन में पाई। अब इसको तो सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे, हाँ, कैसे हो जाएगा देखिए, 154 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी रखनी, कुछ दिया तो नहीं है, 22/7। तो 22/7 जब हम लोग रखेंगे स्टूडेंट्स, इतना तो आपको पता होगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 अपॉन में 22 और 7 चला गया हम लोग का ऊपर। और इसको अब हम लोग थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। ये मेरे ख्याल से 11 से जाना चाहिए, तो 11 2 जा, और ये 11 1 जा, 11 4 जाएगा, 11 4 जा 44, फिर 2 1 जा और 2 7 जा, 7 7 जा कितना आ गया 49 आ गया। तो दिस इंप्लाइज की आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 49। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 49 पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये और स्क्वायर रूट कैसा लेना हमें, आगे प्लस माइनस आता है, बट हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज रेडियस एक तरीके का लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो रूट ओवर 49 कितना हो जाएगा 7, और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, इसलिए रेडियस पक्का सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको रेडियस बच्चों 7 देना चाहिए था, तो हाँ ओके ठीक है, रेडियस नहीं पेरीमीटर मांगा था इन्होंने, कोई बात नहीं। तो आ जाइए पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर निकालते हैं, तो 2 पाई आर, हाँ
तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से करिए जरा, पाई का वैल्यू हम रखेंगे कितना 22/7, तो 2 इंटू 22/7 चेक करो, 2 इंटू पाई था तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया है स्टूडेंट्स आपको 7 निकाल लिया हम लोग, दिया नहीं है निकाल लिया, तो ये आर से आर कैंसिल, सॉरी हाँ रेडियस से रेडियस 7 कैंसिल हो गया, मतलब अरे 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो आपका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस, ठीक है, 2 पाई आर कितना आ गया 44, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सैंपल प्रॉब्लम 2 इज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। इफ थीटा इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ अ सेक्टर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस आर है, तो इसका कोई बच्चों सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर हमारा कौन सा है, सेक्टर को बनाने के लिए एक आर्क जिम्मेदार होगी और 2 रेडियस, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, इस सेक्टर के सेंटर पे एंगल कितना बना हुआ है थीटा, और सेक्टर के लिए यानी कि सर्कल के लिए बोलो या सेक्टर के लिए रेडियस कितना है आर है, तो ये रेडियस आर है। तो आपको बोल रहा है द एरिया ऑफ द सेक्टर इज, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते थे, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमने आपको बताया था अगर भूल जाओगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना, कैसे कि भाई फुल एंगल सेंटर पे कितना बनता है पूरे सर्कल के लिए 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री के लिए एरिया है कितना टोटल एरिया है, टोटल एरिया मतलब टोटल सर्कल का एरिया है, तो 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा बताइए पाई आर स्क्वायर बाय 360, ठीक है। तो थीटा डिग्री के लिए अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा डिग्री के लिए एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, यस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा आगे लिखो पीछे लिखो उससे फर्क पड़ता नहीं है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक कॉन्सेप्ट हमें बच्चों चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो वो छूट गया, उसको भी देख लीजिए, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये आर्क क्या है करस्पॉन्ड टू अ सेक्टर, मतलब चेक करो जरा, जैसे कि आपके पास ये AOB है, ठीक है, तो AOB जो सेक्टर है आपको दिखाई पड़ा ना, AOBA आप बोल सकते हो, तो इस सेक्टर में आर्क, ये जो आर्क है ना AB, आर्क का लेंथ कितना होगा, ठीक है, तो ये आर्क का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम निकालेंगे थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर से, कैसे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो फुल एंगल बना है सर्कल के सेंटर पे जो फुल एंगल बना है 360, तो 360 के लिए आर्क कितना है, तो जवाब है 360 के लिए आर्क, ये पूरा सर्कल का बाउंड्री है, ठीक है, और पूरा सर्कल का बाउंड्री क्या होता है 2 पाई आर, भाई सर्कमफेरेंस है ना, यानी कि फॉर 360 डिग्री, फॉर 360 डिग्री जो आर्क का लेंथ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए आर्क का लेंथ कितना होगा 2 पाई आर बाय 360, यहाँ के डिवाइड कर देगा, तो थीटा एंगल के लिए, थीटा डिग्री के लिए आर्क का लेंथ कितना होगा, इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा बाय 360 इंटू वॉट 2 पाई आर। अब इसको आपको कैंसिल करना हो तो कैंसिल भी कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ उसको। तो मोटी मोटी बात यह है, अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो तो थीटा बाय 360 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सर्कल का एरिया लिख देंगे, ठीक, और सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो आर्क होती है, अगर आर्क का लेंथ निकालना है आपको तो आप क्या करोगे थीटा बाय 360 इंटू क्या पूरे सर्कल का, अब एरिया नहीं लिखेंगे, पूरे सर्कल का आर्क, पूरे सर्कल का आर्क का मतलब ये पूरी बाउंड्री का लेंथ, यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस, जो कि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, सिंपल है, कर लीजिए। नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 11.1 का कह रहा है इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि सम करना है किसका, एरियाज ऑफ 2 सर्कल का, और एरियाज ऑफ 2 सर्कल कौन से हैं, मतलब 2 सर्कल्स वो कौन से हैं जिनके रेडियाई, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है, जब 2 रेडियस की बात कर रहा है तो वो रेडियाई लिखेगा, ठीक है, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, मतलब समझो सम करना है एरियाज ऑफ 2 सर्कल का, और ये 2 सर्कल देखिए ये रहे आपके, इसका रेडियस कितना है R1 है, और ये दूसरा सर्कल है इसका रेडियस कितना है R2 है, तो इसके और इसके एरिया का आपको क्या करना है सम। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका रेडियस कितना है R1, तो हम क्या लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, तो ये हो गया इसका एरिया। अब इसका एरिया निकालो, क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और दोनों का क्या करना है सम करना है, ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल का एरिया है, ये सेकंड सर्कल का एरिया, और जब इसको हमने सम किया तो ये एरिया किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ अ सर्कल, ये किसी मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया का जो सम है वो किसी और एक नए सर्कल के एरिया के इक्वल आ गया, और वो नया सर्कल बच्चों ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और उसका रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा है।
इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो बताओ जरा इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, भाई पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया क्या पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इक्वल डाल देना चाहिए बीच में, क्योंकि इसका एरिया पाई आर वन स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर टू स्क्वायर, दोनों का सम करेंगे तो इसके एरिया के इक्वल आएगा। इस बात को आप इस तरीके से फील कर सकते हो, मान लो कि हमको और डिज़ाइन बनाना, हमको मान लो शेड करना, हमको मान लो पेंट करना है, तो हम मतलब जितना पेंट हमारा यहाँ खर्च होगा ना इसके सरफेस में प्लस इसके सरफेस में, उतना ही पेंट हमारा टोटल यहाँ पे खर्च होगा इतने सरफेस में। मतलब इन दोनों का सरफेस एरिया जब सम कर दिया था तो इतना आता है। अब बच्चों तो बहुत ईजी हो गया, ध्यान से चेक करिए क्या दिस इम्प्लाइज कि हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ध्यान चेक करो जरा, हमने यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाया, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और जब हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया तो हम देख रहे हैं कि भाई पाई यहाँ भी आ रहा है फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, तो पाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर वन स्क्वायर और प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए, इस पूरे में पाई मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ आर स्क्वायर के में पाई मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय पाई बोथ साइड। तो हमने लेफ्ट में पाई से डिवाइड किया और राइट में पाई से डिवाइड किया, तो ये पाई से पाई इधर कैंसिल और पाई से पाई इधर कैंसिल, क्या आ गया रिलेशन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं मिल रहा है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? हाँ, बाकी कोई ऑप्शन आपको चेक करने की बच्चों अब जरूरत ही नहीं जब आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, पता है, कहेगा कि R1, R2 और R कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो पता है कैसा बिहेव कर रहे हैं, देखो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि मानो कि ये तीनों रेडियस R1, R2 और R किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हों। चेक करो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हाइपो हो गया आपका कैपिटल आर। बात समझ में आई कि नहीं? और अब यहाँ चाहे आप R1 लिख दो, R2 यहाँ लिख दो, चाहे R2 यहाँ लिख दो, R1 यहाँ लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2। तो ये तीनों ट्राइंगल्स के जो रेडियस हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, ये रिलेशन है इसमें, ठीक है। मतलब ऑप्शन में दे देगा, ये ऑप्शन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ लिख दिया कि रेडियाई ऑफ ऑल द थ्री सर्कल्स फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? रेडियाई ऑफ ऑल द थ्री सर्कल्स फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अभी तो ऑप्शन में दिया था, हमने टिक कर दिया। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2 इज इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियाई R, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R1 R2। देन बस बोल दिया उसने, देन का मतलब आप समझ जाइए आपको R1 R2 और R में रिलेशन बताना है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से करो, ये आपके पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है R1 है, ठीक। ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है R2 है, ओके। और ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है R है। तो बच्चों देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि इसका और इसका सर्कमफेरेंस का अगर हम सम कर लें तो वो इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है। इस बात से आप क्या समझते हो? इस बात से आप ये समझते हो कि अगर हमने कोई थ्रेड, कोई धागा रख के ऐसे करके ये मेजर कर ली, ये वाली लेंथ है ऐसे, ठीक, और कोई धागा रख के अगर हम ऐसे करके ये लेंथ मेजर कर लें और दोनों लेंथ को अगर हम जोड़ दें, या दोनों धागे को अगर हम जोड़ दें, तो उस धागे को जब हम यहां से रखना शुरू करेंगे तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इसकी बाउंड्री का लेंथ और प्लस इसकी बाउंड्री का लेंथ इज इक्वल्स टू इसकी बाउंड्री का लेंथ, ये इनका मीनिंग है। तो बताइए इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई R1 और इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई R2। भाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई R। तो 2 पाई R1 इसका सर्कमफेरेंस हो गया, 2 पाई R2 इसका, दोनों का सम करने से इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आता है, और इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई R। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान से अगर आप चेक करें तो यहाँ अगर आप ब्रैकेट लगाएं तो 2 पाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 पाई हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 ब्रैकेट में बचेगा। भाई 2 पाई यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी, तो R1 प्लस R2 बचा इज इक्वल्स टू 2 पाई R। अब ध्यान दें अगर आप, तो डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो लेफ्ट में हमने 2 पाई से डिवाइड किया और राइट में हमने 2 पाई से डिवाइड किया, तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो चेक करो कहीं ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन बी में बोला था इन्होंने R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन R, ऐसा भी नहीं हुआ। R1 प्लस R2 इज लेस देन R, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि खुद समझो ना, अगर हम R1 प्लस अच्छा ठीक ठीक ठीक
कोई बात नहीं। यहाँ इक्वल ही आया ना, तो हम इक्वल पे ही इक्वल टू वाले रिलेशन में ही लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ और कि इसमें ऑप्शन डी में मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा बड़ा था, वो कहते हैं नथिंग डिफाइंड कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन अमंग R1 R2 एंड R। कह रहे हैं कि नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन अमंग R1 R2 एंड R। ऐसा तो है नहीं, R1 R2 और R में हमको रिलेशन नहीं बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं क्या कि जब R1 और R2 को ऐड कर दिया था तो किसके इक्वल आता है, R के इक्वल आता है, तो ये रिलेशन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन डी मैंने लिखा नहीं था, वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब किसी सर्कल का और किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस और किसी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। इस बात से आप क्या समझते हो, देखो इस बात से आप ये समझते हो कि, ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। अच्छा ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि जो स्क्वायर होता है उसके ऑल द एंगल्स 90 एंड ऑल द साइड्स इक्वल। ठीक है, तो सपोज आपके पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम मैंने रख दिया चलो ABCD। ओके, तो स्क्वायर का हर एक साइड सेम होता है, यानी कि जितना AB का लेंथ होगा उतना ही BC का होगा, उतना ही DC का होगा, उतना ही AD का होगा। तो सबकी लेंथ को हमने A अज्यूम कर लिया है, स्मॉल a। नहीं कर सकते हैं क्या, अरे X अज्यूम कर लो, A अज्यूम कर लो, Y जो करना है कर लो। तो हमने क्या बोला भाई, ये लेंथ कितनी है AB A, और साइड BC भी A यूनिट है, और DC भी A यूनिट लेंथ है, और AD भी कितना है, A यूनिट लेंथ है। सही है। अब आपके पास एक सर्कल है, और सर्कल का जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर मतलब सर्कल का जो डायमेंशन होता है वो आप रेडियस से मेजर करते हो। यहाँ तो आप साइड से बातें बता दोगे सब, और ऑल द एंगल्स 90 बोल दोगे तो स्क्वायर हो गया, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स 90 तो स्क्वायर हो गया। सर्कल को हम लोग उसके रेडियस से पहचानते हैं ना, तो सपोज सर्कल का रेडियस कितना है, R है। ठीक, अब आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई इसका जो सर्कमफेरेंस है वो इसके पैरीमीटर के इक्वल है। इसका ये मीनिंग है कि अगर हम कोई धागा कोई थ्रेड लेके यहां से स्टार्ट करें और ये पूरा मेजर कर लें, तो जितनी लेंथ का होगा उतनी ही लेंथ का साइड A प्लस A प्लस A प्लस A होगा। भाई इसकी पैरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, मतलब ये बाउंड्री की लेंथ ही क्या कहलाता है, पैरीमीटर, और ये बाउंड्री की लेंथ ही क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो इसके पैरीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। अब सुनो, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr, यानी कि 2πr अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो 2πr है ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, और ये किसके इक्वल है, पैरीमीटर ऑफ व्हाट, स्क्वायर। और स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है बताइए, चारों साइड्स का सम, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A, A को 4 टाइम्स ऐड करो तो 4A आ जाएगा, तो ये आ गया 4A। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आपसे क्या बोला है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो भाई दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, और ये क्या है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने मेरे को ऑप्शन जो दिए वहां से मैं समझूंगा क्वेश्चन में कि मुझे करना क्या है। ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने मुझे दिया है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी, वो थोड़ा सा लेंदी है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। ओके, तो यहां पर बच्चों बात यह है कि आपको यह बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या दोनों बराबर हैं, क्या सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से बड़ा है, या सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से लेस देन है, यानी कि छोटा है। तो ये बात आपको बतानी है। तो सुनो, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और स्क्वायर का भी आपको एरिया निकालना पड़ेगा, और निकाल के दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो समझो बच्चों, जरा समझो, बताऊं इन दोनों में से, देखिए बात समझो। अगर मैं आपको बोलूं, देखिए मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, समझिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि बच्चों इस सर्कल का एरिया बताओ मुझे, तो सर्कल का एरिया कितना होगा बताओ। ये सर्कल का एरिया होगा AC का मतलब सर्कल का एरिया कितना हो गया, πr²। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्क्वायर का एरिया बताओ, AS का मतलब स्क्वायर का एरिया, ठीक है, स्क्वायर का एरिया बताओ कितना हो जाएगा, तो भाई साइड इंटू साइड, यानी कि A इंटू A स्क्वायर, ये तो सबको पता है भाई, साइड इंटू साइड A इंटू A स्क्वायर। ठीक है, सुनो, आपका स्क्वायर का जो एरिया है वो तो A के फॉर्म में आ रहा है, A के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन आपका सर्कल का एरिया तो R के टर्म्स में आ रहा है। कोई नंबर तो दिए नहीं थे इन्होंने मुझे,
कि भाई साइड की अगर वैल्यू दे देता है स्क्वायर की तो हम यहाँ साइड रख देते, और रेडियस दे देता तो हम यहाँ रेडियस रख देते, तो नंबर्स आ जाते, तब हम कंपेयर कर लेते। अभी नहीं कर पाएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप या तो स्क्वायर के एरिया को ए से चेंज करके आर के टर्म्स में ले आओ, या तो सर्कल के एरिया को आर से चेंज करके ए के टर्म्स में ले आओ। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आर को ए के फॉर्म में कर लो तो दोनों ए में आ जाएंगे, और या तो ए को आर के फॉर्म में चेंज कर लो तो दोनों आर में आ जाएंगे। तो पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं काम करता हूं, मैं आर को ए के फॉर्म में चेंज कर ले रहा हूं, मतलब रेडियस को हम स्क्वायर के साइड के टर्म्स में ले आएंगे। और ये चीज बच्चों हम कहां से लाएंगे, तो जवाब है हम स्टार्ट करते हैं वापस यहीं से। क्या था बताइए, आपके पास था 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 4a, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ व्हाट, स्क्वायर। नाउ आपको r की वैल्यू a के टर्म्स में निकालनी, तो डिवाइडिंग बाय 2 पाई बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 2 पाई से डिवाइड करिए और राइट में भी आप 2 पाई से डिवाइड करिए। देखिए ये 2 पाई से 2 पाई गया तो रेडियस आपका कितना आ गया, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2a अपॉन पाई, तो 2a अपॉन में पाई, ये रेडियस आ गया कि नहीं आ गया, किसके टर्म्स में आ गया, a के टर्म्स में आ गया। तो r अगर आपका कितना है 2 पाई अपॉन a, तो r स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपने लेफ्ट में भी स्क्वायर किया, और जब आप राइट में स्क्वायर करोगे तो ये 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर होगा। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2a का स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, a को भी, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और अपॉन में हाँ भाई पाई का स्क्वायर क्या होता है, पाई स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर के टर्म्स में आ गई, 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। बात समझ आई। अब आप ध्यान दें तो एरिया ऑफ सर्कल बच्चों AC मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह आप कितना रखोगे बताओ, 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर की जगह आपने क्या रखना है, आपने रखना है 4a स्क्वायर अपॉन में व्हाट, पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है बताइए। हाँ, अब यहाँ पर आप एरिया ऑफ स्क्वायर को आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखे रहने देना है। क्यों, क्योंकि दोनों को ही हमने a स्क्वायर में हम ले आए। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चों, नीचे पाई स्क्वायर है, ठीक, पाई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, पाई इंटू पाई, अरे एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स, तो पाई स्क्वायर का मतलब पाई इंटू पाई, तो ये पाई स्क्वायर का मतलब पाई इंटू पाई होता है। अब एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, और इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया कितना बताइए, 4a स्क्वायर अपॉन में क्या, पाई। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर। नाउ दोनों को कंपेयर करने का मतलब है डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो LHS को LHS से डिवाइड लगाओ, RHS को RHS से डिवाइड लगाओ। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या हो जाएगा, अब राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड लगाओ, यानी कि क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई और डिवाइडेड बाय क्या, a स्क्वायर। नई बात समझ में, हाँ, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड लगाया, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड को राइट हैंड से, तो 4a स्क्वायर अपॉन पाई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। अब क्या होगा बताओ, a स्क्वायर है यहाँ, तो a स्क्वायर के नीचे आप 1 अपने मन से अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर अपॉन में पाई, तो ऐसे ही रहेगा, और ये डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, 4 अपॉन में पाई आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जगह नहीं बच्चों, हमें कहीं यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। ओके, सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ से आ गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें कितना बच गया, 4 अपॉन पाई। ठीक है, तो 4 अपॉन पाई हो गया। अब वैल्यू रखिए 4 अपॉन, हाँ भाई पाई का वैल्यू कितना होता है 22 अपॉन 7। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 22 अपॉन में 7, और 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 4 का कितना हो जाएगा 28, और नीचे कितना हो गया 22। सही है, अब इसको अगर आप कैंसिल वैंसिल करो तो यहाँ 11 आ जाएगा, 2 से करोगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 14, तो आपके पास आ गया 14 अपॉन 11। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप और ध्यान दें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो कहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। हाँ भाई क्या आ गया बताइए, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14/11। ये 14/11 को अप्रॉक्स में निकाल लो आप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो मैं एक बात बताऊं, सुनो अगर आप एरिया ऑफ सर्कल से बोथ एरिया ऑफ स्क्वायर से बोथ साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बात समझो, हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर से राइट में मल्टीप्लाई किया और एरिया ऑफ स्क्वायर से लेफ्ट में, ताकि ये कट जाए। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, 14/11 ऑफ टाइम्स व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये फैक्टर चेक करो 1 से ग्रेटर है कि नहीं है,
अरे अपने कैलकुलेटर उठाओ, डिवाइड करो, 14 को 11 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से 1.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1.2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। इस बात से आप क्या समझते हैं बताइए? इस बात से आप क्या समझते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या है? 1.2 टाइम्स है। तो बताओ कौन ज्यादा हुआ? एरिया ऑफ सर्कल ही ज्यादा हुआ। अच्छा, यहां पर अगर 1.2 की जगह ओनली 0.2 आ जाता मान लो, तो कौन बड़ा होता? तो एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा होता, क्योंकि ये फैक्टर जो आपका लगा ना एरिया ऑफ स्क्वायर के आगे, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। 1.2 1 से क्या होता है? बड़ा। तो अगर ये 1.2 1 से बड़ा है तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल भी एरिया ऑफ स्क्वायर से 1.2 क्या होगा? टाइम्स बड़ा होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? अब कुछ बच्चे सोचेंगे अगर आगे 0.2 आ जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल 0.2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर से बड़ा होगा क्या? जी नहीं, क्योंकि फिर तो बात कुछ और ही बैठेगी, वो तो आप एडजस्ट कर लेना। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर, ऐसा आ रहा होगा मान लो, तो हम क्या करते? तो हम 0.2 को बोथ साइड डिवाइड करा देते, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय क्या था? 0.2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता। ठीक, और जब ये पॉइंट यहां से आप हटाते तो ऊपर क्या आ जाता? 10 आ जाता। ठीक है, 2 1 और 2 5 जा, तो क्या आ गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर तब बड़ा हो जाता। ठीक है, बात समझ में? मतलब मोटी मोटी बात ये है कि आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो फैक्टर है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर के आगे जो फैक्टर आ रहा है, क्या ये 1 से बड़ा है कि नहीं। अगर ये 1 से बड़ा है, और 1 से तब बड़ा होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो एरिया ऑफ सर्कल आपका ग्रेटर है किससे? एरिया ऑफ स्क्वायर से। और ये जो फैक्टर है बच्चों, अगर ये 11/14 आ जाता, उल्टा आ जाता, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, तो कौन बड़ा होता? तो एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा हो जाता और एरिया ऑफ सर्कल छोटा हो जाता। तो अभी एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और 14 को तो 11 से डिवाइड कर ही सकते हो, सही बोल रहा हूँ कि मैं? लगभग 11.2 ही आएगा, चेक कर लो यार एक बार। ठीक है, वैसे तो डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। आपको इतना तो पता है ना, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से तो बड़ा होगा। फिर भी आपको अगर करना हो तो कर लो। 11 बन जाए 11, यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 2 जा, हाँ लगभग 1.2 आ रहा है अप्रॉक्स में। ठीक है, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is। तो देखिए बात समझिए, देखिए मान लीजिए कोई आपके पास सर्कल है, ठीक, ये उसका सेंटर है, ठीक, अब ये सेंटर O है मान लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने अगर ऐसे एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया तो आपके पास ये ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं। तो ये हमने अब इसको हटा दिया, इसका हमें कोई काम नहीं है, सही है। अब देखिए ये रेडियस आपका कितना हो गया? r हो गया, ठीक है, और ये भी आपका कितना हो गया? r हो गया, ठीक है। एक मिनट इसको मैं म्यूट कर देता हूँ तो डिस्टर्ब करेगा। ओके, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको उन्होंने क्या बोला है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, मतलब इस सेमी सर्कल में जो लार्जेस्ट एरिया वाला ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड होगा। इंस्क्राइब्ड का मतलब समझ रहे हैं? इंस्क्राइब्ड का ये मतलब है कि जो भी ट्राइंगल इस सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा, उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे, वर्टेक्स समझते हो ना? देखिए ये जैसे कि ट्राइंगल है हमारे पास ABC, तो ये वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B है। वर्टेक्स कहाँ होता है? जहाँ पे दो साइड आके मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे साइड BA और CA मीट कर रही है A पे, तो ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। तो जो ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे? सर्कल की बाउंड्री पे या सेमी सर्कल की बाउंड्री पे। बात समझे? तो बच्चों पता है सर्कल कुछ इस तरीके का होगा, सर्कल कह रहा हूँ सॉरी, ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होगा। देखो समझो, पहले समझो। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला ट्राइंगल ले लें क्या? ठीक, अब ये वाले ट्राइंगल में थोड़ा सा आप ना महसूस करोगे, जब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होगा मेरे को पता चलेगा। एक तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया, सही है। इस ट्राइंगल में पता है क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से करो कि इस ट्राइंगल में ये एंगल तो क्या होगा? 90 होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। और इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये लार्जेस्ट एरिया नहीं आ पाएगा। बता रहा हूँ क्यों नहीं आ पाएगा। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। और इसका बेस आपका क्या होगा? रुक जाओ भाई, आप लोग को ना मैं अलग अलग सिचुएशन करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस डायग्राम को तो अभी हम यूज़ कर लेंगे। आप पहले यहाँ पे देखो जरा। देखो मान लो कोई सेमी सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें तो ये एंगल तो 90 होगा, ये तो पता है कि नहीं? क्यों? सेमी सर्कल में बना एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल तो 90 होगा, ठीक। लेकिन इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालें, ठीक है ना,
तो सपोज इसका नाम है BC और ये वाला पॉइंट क्या है A, तो एरिया आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा, एरिया को मैं A से दिखा रहा हूँ, तो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपका AB या AC, आप कुछ भी बेस ले सकते हो क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है, तो हाफ इंटू AC इंटू क्या आ जाएगा BA, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब एक ये वाला ट्राइंगल देखिए जरा, ये भी एंगल 90 होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एरिया इस टाइम कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, हाँ भाई ये बेस हो जाएगा, सपोज ये पॉइंट M है तो क्या हो जाएगा बेस आपका BM, और हाइट कितनी हो जाएगी बताइए MC, ठीक। ओके, अब एक खास मैं आपको ट्राइंगल दिखाऊं, खास ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। इस ट्राइंगल को देखिए जरा स्टूडेंट्स, ये खास ट्राइंगल है, और इस खास ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस खास ट्राइंगल में ये तो हो गया क्या आपका 90 डिग्री, और ये वर्टेक्स A हो गया, और ये वर्टेक्स B हो गया, और ये वर्टेक्स C हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये सेंटर O से लेके बाउंड्री तक का लेंथ ये रेडियस के इक्वल ही तो होगा, यानी कि आपका जो AO है ये रेडियस के इक्वल है। अगर हम इस टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा आपका BC, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी AO, सही है ना, क्यों, क्योंकि बेस पे जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है ना, तो AO क्या हो जाएगी हाइट, तो हाफ इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, BC कितना हो जाएगा, BC R प्लस R 2R, तो BC की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 2R इंटू OA की जगह हम लोग क्या रखते हैं AO की जगह रेडियस, ठीक है। सुनो एक बात बताएं, ध्यान से चेक करो, इन सबको कंपेयर करो, सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका आएगा, इसका आएगा। क्यों सर, इसका क्यों आएगा भाई, इसका इसलिए आएगा क्योंकि ध्यान से चेक करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। चेक करो, सबसे बड़ा बेस BC ही पॉसिबल है, जो कि क्या है, जो कि सर्कल का या सेमी सर्कल का डायमीटर ही तो है। ध्यान से चेक करो, बात समझे। बाकी सब जगह यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, ये देखो बेस क्या था BA कॉर्ड तो है, BA क्या है, कॉर्ड तो है, कॉर्ड तो BC भी है, लेकिन BC लार्जेस्ट कॉर्ड है, BC क्या है, लार्जेस्ट कॉर्ड है, सही है। तो अगर आप इन सब ट्राइंगल को लेंगे, फालतू वाले ट्राइंगल को, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आपका बेस छोटा पड़ जाएगा, बेस आपका छोटा पड़ जाएगा, बात समझ में कि नहीं। यहाँ पर बेस क्या है, सबसे बड़ा है, ओके, और आपकी हाइट भी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पक्का रेडियस से क्या होगी, छोटी होगी, ये डिस्टेंस भी पक्का रेडियस से छोटी, तो हाइट भी आपकी छोटी पड़ जाएगी, बात समझ में कि नहीं आई। तो ये चीज़ है, इसलिए हम लोग ये वाला ट्राइंगल ही लेंगे, कुछ ऐसा ट्राइंगल लेंगे। कुछ ऐसा का मतलब ये है कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स यहाँ सेमी सर्कल पे इस तरीके से आए कि जब हम उस वर्टेक्स को कहाँ से ज्वाइन करें, सेंटर से, तो हमको जो है किसके इक्वल मिलना चाहिए, लेंथ रेडियस के। और ये तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, बात समझ में, जिसका बेस कितना हो जाए, डायमीटर हो जाए, ठीक। और यहाँ पे तो ये पक्का 90 होगा ही होगा, ठीक, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से, अब निकाल लो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, R स्क्वायर यूनिट्स, भाई R इंटू R स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना आ गया, लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज व्हाट, R स्क्वायर यूनिट्स। ये स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो रेडियस सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब यूनिट तो हमें पता नहीं, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, ज़्यादा अच्छा फील इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसी क्वेश्चन को आप क्लास 12 में करोगे किससे, कैलकुलस की हेल्प से, मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से, तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। अभी तो हमने बस हिट एंड ट्रायल से आपको एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप कैलकुलस की हेल्प से बिल्कुल प्रूफ कर दोगे कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी inscribed of the largest triangle, no, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle is equals to what, is equals to radius का स्क्वायर, ठीक है। तो वहां पे हम प्रूफ करेंगे, अभी के लिए इतना ही करें, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, मतलब जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 से, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और बार बार मैं बोलता हूँ, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करें। अगर अभी तक आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का सब कुछ अवेलेबल है, डिटेल में जाके एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, रादर देन आप जो शॉर्ट में चीज़ें इधर उधर से करते हैं, एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड स्क्रीन चेक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।